हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 4 तक। इस वीडियो के अंदर आपको चारों एपिसोड मिल जाएंगे और फिर इसके बाद मैं रेगुलर जैसी एपिसोड आएगा वैसी उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आप उसकी टेंशन मत लेना और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, तो इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बहुत बड़ा घर देखते हैं। वहाँ घर के अंदर से आवाज आती है, क्या सच में वो मर गई? और वहाँ पर हम नाओया जेनिन को देखते हैं जो स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर है। वो हंसते हुए बोल रहे थे। वो जेनिन फैमिली यानी कि माई और माकी के भाई का मजाक उड़ा रहा होता है। वो बोल रहा था कि माकी के अंदर बिल्कुल भी लड़कियों के मैनर्स नहीं थे, माई अच्छी थी और अब वो दोनों के दोनों मरने वाले हैं। और अब वो दो लोगों के पास आता है, उनमें से एक है जिनसी जेनिन, दूसरा है ओगी जेनिन। दोनों के दोनों उसके ऊपर बहुत गुस्सा है और वो बोल रहे थे, आखिर तुम इतना लेट क्यों हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर मरने वाले हैं। वहाँ पर वो हंसते हुए बोल रहा था, सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन ये अब मैटर नहीं करता कि कौन अब मरने वाला है, क्योंकि अब मैं एक लौता हूँ जो कि जेनिन क्लैन का वारिस हूँ। मेरे सभी भाई बहन बेकार के थे और तुम भी कुछ अलग नहीं हो। और ये सुन के जिनसी उसके ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ ओगी भी अपने कटाना से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर वो हंसते बोलता है, तुम लोगों को पता है ना फादर अंदर मर रहे हैं, हमें ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो बोलता है, मास्टर नाबिटो जेनिन अब मर चुके हैं। ये सुन के जिनसी और ओगिन थोड़ा दुखी होते हैं, लेकिन वहाँ नाया काफी ज्यादा हंस रहा था। और वहाँ पर वो इंसान बोलता है, मैं उनकी इच्छा अनुसार उनकी विल पढ़ने वाला हूँ, तो अब मैं यहाँ पर विल पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। और अब वो पढ़ रहा था, जेनिन फैमिली का 27 हेड होने वाला है नाओया, लेकिन उसके लिए उसे ओगी जेनिन या जिनसी जेनिन दोनों में से एक का अप्रूवल चाहिए होगा। और दूसरी बात, अगर गोजो सातोरू मर चुका है या फिर वो मेंटली ठीक नहीं है, तब मेगुमी फुसुगुरु जेनिन फैमिली का वारिस होगा और सारी प्रॉपर्टी उसके पास चले जाएगी। ये सुन के नाओया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो बाहर जाते वक्त एक लेडी से पूछता है, तो उसे पता चलता है कि मेगुमी किसी यूजी इतादोरी को ढूंढ रहा है और वो सुकुना का वैसल भी है। और अब वो वहाँ पर सबको बता के जाता है कि वो सुकुना के वैसल यूजी इतादोरी को मारने जा रहा है। और वहीं वो मन में सोच रहा था कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को एक साथ ही मार डालेगा, क्योंकि टोक्यो में इस समय काफी ज्यादा फाइट चल रही है। और अगर वहाँ पर मेगुमी मर भी जाता है तब किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम यूजी इतादोरी को देखते हैं, वो एक जगह पे बैठा हुआ था। वहाँ पर वो काफी दुखी था। तभी वहाँ जोजो आता है और उसका हालचाल लेता है और वो बोलता है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जुजुत्सु हाई में वापस चले जाओ। वहाँ यूजी बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। सुकुना कुछ तो अतरंगी कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है और जो भी चल रहा है उसके बीच में मेगुमी फुसुगुरु है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और साथ ही साथ मैंने तुम्हारे दोनों भाई को भी मारा है। लेकिन वहाँ पर जोजो बोलता है, ये ठीक है, लेकिन ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ तुमने अपनी इच्छा अनुसार किया है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वहाँ पर वो यूजी को समझाने लगता है, लेकिन वहाँ पर यूजी बोलता है, लेकिन ये सब छोड़ो, हमें जितने हो सके उतने ज्यादा कर्स स्पिरिट को मारना है। और अब हम देखते हैं कि नाओया और यूटा दोनों मिलकर यूजी को ही ढूंढ रहे हैं। और अब यूजी एक जगह पे आके क्लैप करता है, तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कर्स स्पिरिट आ जाते हैं। उन्हें देख के यूजी भाग रहा होता है और वो कर्स स्पिरिट यूजी के पीछे ही पड़े हुए थे। तभी यूजी एक टनल के अंदर जाके चिल्लाता है और वो चोजो का नाम लेता है और चोजो अब सामने आके बोलता है, पियर्सिंग ब्लड। और ये बोलते ही सामने जो भी कर्स स्पिरिट थी उन सबके अंदर से पियर्सिंग ब्लड उनको चीरते हुए बाहर निकलती है। वहाँ एक कर्स स्पिरिट उसके ऊपर हमला करने भी आता है, लेकिन वहाँ पर अब वो दोबारा से पियर्सिंग ब्लड से अटैक कर देता है। और तभी यूजी भी वहाँ एक कर्स स्पिरिट को एक ही पंच में मार डालता है। वहाँ पर चोजो बोलता है, ये तो सच में काफी अच्छा है, तुमने मुझे पहले ही इम्प्रेस किया था जब तुमने मेरे साथ लड़ाई करी थी, लेकिन अब लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी तक तुम बिल्कुल ठीक भी नहीं हुए हो। तभी उन्हें ऊपर से आवाज आती है, मुझे यहाँ पर मेगुमी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं इतना तेज हूँ या फिर वो इतना स्लो है? और वहाँ पर यूजी और उसका भाई दोनों चौंक जाते हैं और वो सोच रहे थे, ये आखिर कब आया? वहाँ पर नाओया यूजी से बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें भागना नहीं है। ये सुन के यूजी बोलता है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, आखिर मुझे यहाँ से भागना क्यों चाहिए। तो नाओया बोलता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मारने का ऑर्डर दे दिया गया है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे गोजो सातोरू का कोई हाथ नहीं है। यूटा तुम्हें मारने ही आ रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मगुमी चाहिए। तुम्हारे मरने और जीने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे मगुमी का नाम सुन के यूजी बोलता है, आखिर तुम्हें उससे क्या चाहिए। नाया हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैं उसे मार डालूंगा, बस यही एक चीज है जो कि मुझे उससे चाहिए। और ये सुन के वहाँ चोजो और यूजी दोनों के दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो दोनों के हमलों को एक साथ डॉज कर लेता है। और वहाँ पर वो दोनों एक साथ उसे पंच करने भी जाते हैं, लेकिन नाया वहाँ से गायब हो जाता है। और अब नाया वहाँ पे बोलता है, तुम लोग सच में काफी टफ हो। मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी ताकतवर हो, और लगता है कि अब मुझे अपनी स्पीड को तेज करना होगा। तभी उन्हें कुछ फील होता है कि कोई ताकतवर कर्स स्पिरिट उनकी तरफ ही आ रही है। और तभी वहाँ पर यूटा आ चुका है और वो बोलता है, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। यूजी यूटा से बोल रहा था, आखिर तुम कौन हो। और वहाँ चोजो उसकी पावर को सेंस करके समझ गया था कि वो यूजी को यहाँ मारने आया है। और वहाँ पर यूटा जंप करता है और उसके जंप में इतनी पावर थी कि पूरी बिल्डिंग डूब जाती है। ये देख के यूजी और चोजो काफी चौंक जाते हैं। यूटा वहाँ नीचे आके बोलता है, आखिर तुम में से यूजी कौन है। और ये सुन के वहाँ पर नावा चिल्लाते हुए बोलता है, हेलो एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साइड हूँ। मैं भी यहाँ पर यूजी को मारने ही आया हूँ। तुम्हारा नाम यूटा है ना। तभी वहाँ यूजी को याद आता है कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट यूटा वो भी लगभग गोजो जितना ही पावरफुल है। और वहाँ नाया बोल रहा था, मैं माकी जेनिन का कजन हूँ, मैं भी उसे यहाँ पर मारने ही आया हूँ। और वहीं चोजो यूजी को वहाँ से भागने के लिए बोल रहा था। वो बोल रहा था, मैं यहाँ पर सबको संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें उस काले बाल वाले बंदे से बचना है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। अगर तुम उससे डायरेक्ट लड़ने जाओगे तब वो तुम्हें तुरंत ही मार डालेगा। और वहाँ पर नाया की बात सुन के यूटा बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा वाला बंदा सौंपता हूँ। और अब यूजी वहाँ से भागने लगता है और वहाँ पर चोजो यूटा पे अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक नाया आके ब्लॉक कर लेता है। और वहाँ पे यूटा अब यूजी का पीछा कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे की स्पीड देख के काफी चौंक जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नाया और चोजो दोनों फाइट कर रहे थे। वहाँ पर चोजो लगातार अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से नाया पे अटैक कर रहा था, लेकिन नाया काफी तेज था, वो उसके सभी वारों से बच रहा था। इस वजह से चोजो वहाँ काफी गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो, जबकि तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश करी। और वहीं हम यूटा और यूजी को देखते हैं। वहाँ पर यूजी एक कार के पीछे जाके छुप जाता है और यूटा जल्दी से वहाँ उसके पीछे आके कटाना से एक स्लैश करता है। उसे लगता था कि उसने यूजी की बॉडी को टच किया है, लेकिन तभी वहाँ पर यूजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के यूटा शॉक्ड हो जाता है और वो सोच रहा था, मैं श्योर था कि मैंने उसे टच करा है, लेकिन वो बिल्कुल माकी की तरह है। और अब यूजी उस कार को पंच करता है और इससे यूटा थोड़ा धक्का खा के थोड़ा दूर जाके गिरता है। और अब यूजी दोबारा भागने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से वो कार आके उसके ऊपर गिरती है। यूजी पीछे मुड़ता है, वहाँ पर यूटा था। यूजी समझ जाता है कि इसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, वो कभी भी उसे हरा नहीं सकता। और वहाँ पर यूटा बोलता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मेरे पास गोजो सेंसेस से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन मैं कभी भी उनके बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास 6 आई है, तो उनकी कभी भी कर्स एनर्जी खत्म नहीं होती। लेकिन मेरी कर्स एनर्जी की एक लिमिट है। और अब वो दोबारा से यूजी के ऊपर हमला कर देता है और अब यूजी समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ। और अब वो दोनों की बात याद करता है कि जो इलाइट सॉर्सरर होते हैं उनके कर्स एनर्जी के फ्लो को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वहाँ यूटा आके यूजी को बहुत जोर का पंच मारता है, इससे यूजी दूर गिरता है। यूजी वहाँ उसकी पावर को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। यूजी वहाँ डर रहा था। तभी वो ननामी की बात याद करता है और वो बोलता है, माफ करना, मैं अभी मर नहीं सकता। और अब यूटा दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यूजी के फेस पे उसके कटाने से कट लग जाता है। यूजी वहाँ समझ जाता है कि उसे इससे बचना है तो इसके कटाना से बचना होगा। और जब तक मेरे अंदर कर्स एनर्जी फ्लो कर रही है तब तक मुझे ब्लेड से डरना नहीं है, लेकिन मुझे इससे डरना चाहिए। और अब वहाँ पर यूजी भागने लगता है और वहाँ यूटा उसके पीछे आके ब्लेड से हमला करता है। और तभी हमें कुछ आवाज आती है। तभी हम यूजी के हाथ में एक चाकू देखते हैं। यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूजी के पास ये चाकू आया कहाँ से, क्या ये कोई कर्स टूल है। लेकिन वो तभी समझ जाता है कि ये उसने उस कार में से निकाला है।
और तभी यूजी को गोजो की बात याद आती है कि यूजी ने अच्छे से ट्रेनिंग तो करी है, लेकिन उसने कभी भी किसी भी वेपन के साथ ट्रेनिंग नहीं करी। तो वहाँ पर यूटा सीधा आके यूजी के ऊपर हमला करता है। यूजी वहाँ पर चाकू से उसके हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन तभी यूटा बोलता है तुमने कुछ भी नहीं सीखा, तुमने सच में मेरे कटाना पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया। और अब वहाँ पर यूटा एक यूजी को किक मारता है, इससे यूजी दूर जाके गिरता है। वहाँ वो सोचता है क्या इसकी किक भी इतनी ज्यादा पावरफुल है, और वहाँ पर यूटा यूजी को अपने कटाना से एक स्लैश करता है। इससे यूजी का चाकू 2 टुकड़ों में बट जाता है और साथ ही साथ उसके पेट में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। वहाँ पर यूजी की हालत काफी खराब हो गई थी। तब भी वो अपने आप को संभालता हुआ यूटा के कटाना को जमीन पर मारता हुआ उसे तोड़ देता है, और अब वो यूटा को एक किक मारता है। इससे यूटा थोड़ा दूर जाके गिरता है। यूटा ये देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था क्या इसने ये तलवार तोड़ दी। अच्छा है, तो अब मुझे मानना ही होगा कि ये गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। लगता है ये आसान नहीं होने वाला है। और तभी वहाँ पर यूजी बोलता है कि मेरा घाव डीप है, लेकिन अब हम दोनों के पास ही वेपन नहीं है। तभी उसे कुछ फील होता है, पीछे से कोई अपना हाथ यूजी के फेस पे रखता है और वहाँ पर रीका ने यूजी को पैरालाइज कर दिया है। वहाँ यूजी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अभी क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर यूटा बोलता है रीका हम बस यहाँ पर खेल रहे हैं। रीका का नाम सुन के यूजी पीछे की तरफ देखता है और वहाँ यूजी सोच रहा था रीका आखिर ये कौन है, ये क्या कोई शिकिगामी है, आखिर ये कहाँ से आई और मैं तो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा। इसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा है। वहाँ यूटा बोलता है तुम उसे मेरे लिए वहाँ रोक के रखो, और तभी यूटा अपनी टूटी हुई तलवार यूजी की छाती पे घोंप देता है। यूजी इससे काफी जख्मी हो जाता है। वहाँ यूटा बोल रहा था यूजी मुझे माफ करना। और अगले ही सीन में हम जोजो को देखते हैं जो कि नाओया के साथ फाइट कर रहा था। और वहाँ नाओया भी नारुतो की तरह फ्रेम की टेक्निक यूज कर रहा था और जोजो को सीधा दीवार में जाके मारता है। वहाँ पर जोजो की हालत भी काफी खराब होती जा रही थी। वहाँ जोजो समझ नहीं पा रहा था आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो गया। और वहीं पर नाया उसकी टफनेस देख के बोलता है आखिर तुम कौन हो। और तभी वहाँ जोजो बोलता है मैं अपने 10 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई हूँ। और अब वहाँ पर वो दोबारा से अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है, लेकिन वो इससे पहले कोई हमला करता है। वहाँ पर नाया दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। ये देख के जोजो काफी शॉक्ड हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर इसके अंदर इतनी स्पीड आई कहाँ से। लेकिन वहाँ पर वो अपने आप को संभालता है और उसकी तरफ हाथ करता है और वो वहाँ अपना हमला करने ही वाला था, लेकिन नाओया उसे पकड़ के दीवार में दे मारता है और वो उसके ऊपर हंस रहा था। और वहाँ जोजो के बॉडी में से खून निकल रहा होता है। जोजो सोच रहा था आखिर ये कहाँ से आया। और अब नाया अपने हाथ में एक चाकू दिखाता है और वो बोलता है मुझे लगा कि मेरे लिए एक हथियार यूज करना वेस्ट होगा, तुम सच में काफी टफ हो, तो मुझे तुम्हें हराने के लिए ये तो कम से कम चाहिए ही होगा। जोजो बोलता है हाँ तुम अच्छे से प्रिपेयर होके आए हो। और अब ये बात सुन के नाया अपने घर के बारे में बताने लगता है और वो बोल रहा था कि वो अपने भाइयों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो वहीं पर जोजो बोलता है अच्छा तो तुम अपने सभी भाइयों से जलते हो, तुम उन्हें नफरत करते हो। और वो उसे समझा रहा था कि अपने भाइयों के साथ हमेशा मिलके रहना चाहिए और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनकी वजह से ही है। तभी उसके बॉडी से जो ब्लड गिरता है वो और भी तेज हो जाता है और अब उसका ब्लड चारों तरफ फैलने लगता है। और ये सब देख के नाया काफी शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है आखिर ये क्या कर रहा है, आखिर ये इतना ज्यादा खून कैसे बहा सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मारा जाएगा। और तभी हमें बताया जाता है कि जो डेथ पेंटिंग है उनके अंदर कर्स स्पिरिट और ह्यूमंस का ब्लड मिक्स होता है, इस वजह से उनके पास एक स्पेशल पावर है। तो जब तक उनके बॉडी में कर्स पावर है तब तक उनके बॉडी में से खून खत्म नहीं होगा। और अब वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगती हैं और अब नाया के सामने बहुत सारा खून आ गया था, इस वजह से वो अपने सामने देख नहीं पाता। और तभी साइड में जो आ जाता है और अपने प्रेसिंग ब्लड अटैक को यूज करता है। ये देख के नाया काफी शॉक्ड हो जाता है और किसी प्रकार वो उसके अटैक को डॉज करता है और वो सोच रहा था मुझे इस ब्लड को अपने ऊपर टच नहीं होने देना। जब तक ये वो सोच रहा था तभी जोजो वहाँ आके उसे जोर का किक मार देता है और अब वहाँ पर कुछ खून की छींटे उसके बॉडी पे पड़ती हैं और अब वहाँ से वो हिल नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था आखिर मेरे पैर इतने भारी क्यों हो गए, मैं अपने पैर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और तभी वहाँ जोजो के आसपास बहुत सारे तलवार जैसे कुछ आ जाते हैं और वो नाया से बोल रहा था तुम्हें पता है अब कौन सा अटैक आने वाला है। और उसकी बात सुन के नाया हंसने लगता है और वो बोलता है क्या तुम श्योर हो। और अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मारने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जोजो वहाँ पर अपने सुपरनोवा अटैक को यूज करता है और वो बोलता है मुझे माफ करना लेकिन तुम अपने भाइयों को प्यार नहीं करते। और वहाँ पर नाया के ऊपर काफी सारे अटैक हो जाते हैं और तभी वहाँ पर यूटा यूजी की अनकॉन्शियस बॉडी को लेके वहाँ आ रहा था। जोजो वहाँ पर कुछ रिएक्ट करता है उससे पहले ही यूटा वहाँ आके उसे एक जोर का पंच मार देता है
इससे जोजो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वहाँ पर यूटा नायो का देख के बोल रहा था, देख के तो लग रहा है तुम काफी जख्मी हो गए हो। हम यूटा को नायो के पास देखते हैं, वहाँ पर नायो की हालत काफी खराब होती है। तो वहाँ यूटा बोलता है, तुम्हारी हालत सच में काफी खराब हो गई है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? और वहाँ पर नायो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वो सोच रहा था क्या उसके ब्लड में पॉइजन, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये कोई कर्स टेक्निक नहीं हो सकती, ये सब उसके ब्लड का किया धरा है। लगता है ये ह्यूमन ब्लड है, मेरी बॉडी ये सारी चीजें रिजेक्ट कर रही है। वहाँ यूटा बोलता है, क्या मैं तुम्हें हील करूँ? मैं अपनी कर्स रिवर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तुम्हें मेरे हायर अप से जाके बात करना होगा और उन्हें बताना होगा कि मैंने यूजी इतादोरी को मार दिया है। और अब एक सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है। वो उस बच्चे को लेकर काफी खुश होता है। वहाँ पर हम एक बूढ़ा आदमी भी देखते हैं, वो बोल रहा था, तुम अपनी लाइफ के साथ कुछ भी करो लेकिन तुम उस औरत को छोड़ दो। वहाँ पर वो आदमी उस बच्चे को उठा के बोल रहा था, पापा आप यूजी के आगे ऐसी बात तो मत करो, आपको पता है कि एक बच्चे को हमसे ज्यादा सब कुछ याद रहता है। और अब वो आदमी बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, वो भी काओरी के साथ, लेकिन अब वो मर चुकी है। तभी वहाँ आवाज आती है, फादर आप किस बारे में बात कर रहे हो? तभी हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जिसके सर पे टाके लगे हुए होते हैं। तभी यूजी की आँख खुलती है, वो सब यूजी का सपना होता है। वहाँ पर यूटा उसके सामने बैठा हुआ था, यूजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और वहाँ पर यूटा अब हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम बच गए, तुम जिंदा हो। वहाँ यूजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो मर चुका था, आखिर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया। यूटा वहाँ बोलता है कि लास्ट सितंबर पे गोजो ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तो इसी वजह से मुझे ये सारी एक्टिंग करनी पड़ी। उन्होंने मुझसे बोला था कि उन्हें कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है, तो अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो फिर मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना है। और हायर वैसे भी तुम्हें मारना चाहते थे, तो वो उसे ढूंढ रहे थे जो कि तुम्हें मार सके। मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी कि मैं तुम्हारा एग्जीक्यूशनर हो सकूं, और वो लोग बिल्कुल भी डर नहीं है, इस वजह से मुझे बाउंडिंग बाव करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें मार सकूं, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें मारा। लेकिन वहाँ यूजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो बोलता है, आखिर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? वहाँ यूटा बोल रहा था, मैंने तुम्हारे ऊपर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करी है। जब तुम्हारा हार्ट धड़कना बंद हो गया तभी मैंने अपनी टेक्निक को यूज किया। मुझे पता था कि ये काम करेगा, तुम इससे पहले भी मौत से वापस आ चुके हो। वहाँ यूजी बोलता है, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो वहाँ यूटा बोलता है, तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है तुम कैसा फील करते हो, मेरे पास भी एक ऐसी पावर है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझसे अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो कि तुम्हारी नहीं है। इस वजह से उसका किया धरा तुम पे नहीं डाला जा सकता। और तभी वहाँ पर हम मगुमी की आवाज सुनते हैं। वहाँ पर यूजी मगुमी को देख के काफी खुश होता है। वहाँ पर मगुमी बोल रहा था, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें वापस भी जाना है। लेकिन यूजी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसने वहाँ काफी सारे लोगों को मारा है। और वहाँ मगुमी और यूजी को बात करता देख यूटा को कुछ याद आता है, तो वो सोच रहा था जब मैं उसे मारने वाला था तब उसने ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया। और तभी वहाँ मगुमी बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सेल्फिश मत बनो और चलो मेरे साथ। और हम कोई हीरो नहीं है जो कि हमेशा जस्टिस के लिए फाइट करें। लेकिन इन सब के बाद भी यूजी राजी नहीं होता और वो बोलता है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम लोगों को सिर्फ सफर ही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ मगुमी चिल्लाते हुए बोलता है, तो फिर तुम मुझे बचाओ। ये सुन के यूजी चौंक जाता है। वहाँ मगुमी बोलता है, नोरितो सुकामो केंजाकू, उसने एक प्लान बनाया है जिसमें सबको आमने सामने लड़ना होगा, हर किसी को एक दूसरे को मारना होगा। तो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ यूजी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे थोड़ी हेल्प करने दो। और वहाँ मगुमी और यूजी आमने सामने होते हैं। वहाँ पर मगुमी यूजी से हेल्प मांग रहा था और अब यूजी को दोबारा से अपने दादा की याद आती है। उन्होंने बोला था, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और अब यूजी यूटा से बोलता है, यूटा मुझे लगता है कि सुकुना मगुमी को लेके कुछ चाल चल रहा है और सुकुना ने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया, इसलिए क्योंकि मैंने एक ही बार में बहुत सारी फिंगर खा ली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब मुझे लगता है कि अगर मैं 5 फिंगर एक साथ भी खा लूंगा तब भी मैं शायद उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन तब भी मैं कभी भी सुकुना में बदल जाऊँ तो मुझे मारने से कभी भी पीछे मत हटना।
तो वहाँ यूटा बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं अगर तुम्हें मार सका तो मैं जरूर मारूंगा। और वहाँ यूजी मगुमी से बोलता है तो मगुमी अब मुझे क्या करना है। तो मगुमी बोलता है सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई जाना है और उसके बाद हमें मास्टर टेंगन से कांटेक्ट करना है और वहाँ से हमें पता लगाना होगा कि गोजो की फ्रेडेन ड्रीम की सील को कैसे ब्रेक करना है और आखिर केंजाकू क्या चाहता है ये भी हमें पता लगाना होगा। और तभी यूटा बोलता है सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेंगन का बैरियर। वहाँ पे हजारों दरवाजे हैं जो कि हमेशा मूव करते रहते हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा होगा जो कि सही होगा और अगर हम उनमें से कोई सही दरवाजा नहीं चुनते तब हम कभी भी मास्टर टेंगन तक नहीं पहुँच पाएंगे। और तभी यूजी मगुमी से बोलता है मगुमी मुझे माफ करना है, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आखिर नोबरा के साथ क्या हुआ। और वहाँ नोबरा का नाम सुन के मगुमी काफी डल हो जाता है और वहाँ उसे ऐसा करता देख यूजी अंदर ही अंदर टूटने लगता है और वो बोलता है मुझे समझ आ गया। और तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है और वो बोलता है बैरियर हम लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम जुजुत्सु हाई के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ यूकी और माकी होते हैं, वहाँ उसकी बॉडी आधी जली होती है और वहाँ पर यूजी यूटा और बाकी सब आ जाते हैं। यूटा वहाँ माकी को देख के काफी खुश हो जाता है और वहाँ पर यूकी वहाँ बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मेरे पास इमेंस अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ है और इस वजह से मैं बिल्कुल ठीक से चल पा रही हूँ। तभी वहाँ माकी मगुमी से बोलता है आखिर टेंगन के बैरियर के बारे में क्या। तभी वहाँ पर जोजो आगे आता है और वो फिर से समझाने लगता है। तो वह माकी बोलती है सब कुछ ठीक है लेकिन आखिर ये बंदा कौन है। तो यूजी बोलता है अभी के लिए तुम इसे मेरा बड़ा भाई समझो। और वहाँ पर जोजो बोलता है अभी तुमने क्या बोला। और अब वो लोग टेंगन से मिलने आगे बढ़ते हैं और वो लोग वहाँ पर एक दरवाजा ओपन करते हैं और खोलते ही वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल आ जाते हैं और वहाँ वो जंगल के अंदर एक एलिवेटर के पास आते हैं जिस एलिवेटर से वो लोग टेंगन के पास जा सकते हैं। और वहाँ से नीचे जाते वक्त यूजी देखता है कि वहाँ बहुत सारे खून के धब्बे होते हैं और वो बोलता है आखिर ये खून के धब्बे ये सब आखिर यहाँ पर क्या है। यूकी वहाँ थोड़ी सैड होती है और वो बोलती है आज से ठीक 12 साल पहले जब मैं इस बारे में सोचती हूँ जब से ये सब कुछ बनना और खत्म होना शुरू हुआ था और अब वो सब लोग एक दरवाजे से दूसरी तरफ आते हैं लेकिन उस जगह पे कुछ भी नहीं था। वहाँ वो लोग बोलते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आखिर ये कैसी जगह है। वहाँ यूकी सोच रही थी टेंगन शायद हमें रिजेक्ट कर रहा है, हमारा यहाँ आना बेकार था। वहाँ सबके सब वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है, वो बोल रहा था तुम लोग बहुत जल्दी जा रहे हो। और वो लोग पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर टेंगन आ जाता है। वो बोलता है तुम सबसे मिलके काफी अच्छा लगा, चाइल्ड ऑफ जेनिन, मिची जेनिन की डिसेंडेंट, डेथ पेंटिंग वॉर्म और सुकुना का वेसल। यूकी वहाँ टेंगन से बोलती है तुम यहाँ सबको हेलो बोल रहे हो लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बोला। वहाँ पे सबके सब टेंगन को देख के काफी हैरान हो गए थे। तभी वहाँ टेंगन बोलता है ये पहली बार नहीं है जो कि हम यहाँ मिल रहे हैं यूकी, और मैंने स्टार कॉरिडोर का दरवाजा बंद कर रखा है क्योंकि मुझे लगा था कि केंजाकू आया है और अब वहाँ पर वो केंजाकू के पास के काम और उसके नाम के बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी यूजी बोलता है मास्टर टेंगन आप ऐसे क्यों दिखते हो। ये सुन के वहाँ सबके सब काफी हैरान होते हैं लेकिन वहाँ मास्टर टेंगन बोलते हैं जब तुम भी मेरी तरह हजारों साल जियोगे तब तुम भी मेरे जैसे ही दिखने लगोगे। और अब वो स्टार प्लाज्मा वेजल और बाकी सबके बारे में बात करने लगता है। और तभी वहाँ मगुमी बोलता है एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि केंजाकू आखिर क्या करना चाहता है और गोजो की सील को कैसे तोड़ना है, हमें सिर्फ यही जानना है। क्या आप हमें बता सकते हो कि हम ये कैसे करें। वहाँ पर टेंगन बोलता है बिल्कुल नहीं, आई विश कि मैं तुम्हें बता सकता है कि ये किया जा सकता है लेकिन एक कंडीशन है, यूटा, ओकोत्सु, यूकी और डेथ फॉर्म, तुम तीनों में से दो को यहाँ पर मेरे लिए गार्ड बनना होगा। उसकी बात सुन के सब चौंक जाते हैं, वहाँ क्योंकि वो उसके यकीन नहीं होता लेकिन फिर वहाँ पर सबके सब मान भी जाते हैं। और वहाँ पर टेंगन केंजाकू के बारे में बताना शुरू करते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो सभी ह्यूमंस को मास्टर टेंगन के साथ जोड़ना चाहता है और वो उन्हें इन्वॉल्व करना चाहता है ताकि वो सभी सोर्सर से ऊपर हो जाए। ये सुन के सबको ये बात इम्पॉसिबल लगती है क्योंकि मास्टर टेंगन ऐसे ही सबके साथ जोड़ नहीं सकते। और फिर वहाँ टेंगन बताते हैं जोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल मुझे नहीं मिला है, इस वजह से मेरी बॉडी इस प्रकार इवॉल्व हुई है कि मैं किसी के भी साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। मास्टर टेंगन बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि सभी ह्यूमन इवॉल्व हो गए और उनमें से किसी एक ह्यूमन का भी रेस बाहर आया
तब ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन उनकी ये बात पे यूकी को विश्वास नहीं था। वो बोलती है ऐसा क्यों, तभी वहाँ यूजी बोलता है लेकिन केंजाकू ऐसा क्यों करेगा। तो तेंगन बोलते हैं इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे इंसानों के मन की बात नहीं पता होती। और एक बात, मैं इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ, तो अब मैं एक पूरे कर्स स्प्रिट की तरह बन गया हूँ, ना कि एक ह्यूमन की तरह। और यही चीज मुझे उसका टारगेट बनाती है, क्योंकि वो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है। ये सुन के वहाँ पर सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अगर कभी भी केंजाकू ने अपनी पावर के थ्रू टेंगन को कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और वहाँ मास्टर टिंकर और बताते हैं कि हजारों सालों में उसने ये चीज करने का और भी ट्राई किया था, लेकिन कभी उसके आगे सिक्साई या फिर कोई और आ जाता। हर बार उसे इसी प्रकार रोका गया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो कि कभी नहीं हुआ था। आज से 12 साल पहले तोजी जैनिन जब हमारे फाइट में इंटरफेयर किया, तब सबकी डेस्टिनी बदल गई। और उसके बाद एक लड़का आया जो कि कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक कर सकता था। ऐसे ही करके हर एक पीस जुड़ता गया जो कि केंजाकू को सक्सेसफुल कर सकता था उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने में, जो कि इस बार हो भी सकता है। इसी वजह से वो अपने प्लान के इतना करीब आ गया। सबको वहाँ पर ये बात समझ आ रही थी, लेकिन तभी मकुमी बोलता है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कॉलिंग गेम शुरू क्यों हो रहा है। तो वहाँ तेंगन बोलते हैं उसे चाहिए बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी, और ये सब उसी से मिल सकता है। और ये गेम ऐसा होगा कि वो इस गेम का मास्टर नहीं होगा। इस वजह से अगर तुम उसे मार भी दोगे तब भी ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक इस गेम के अंदर के सभी मेंबर्स मर ना जाए। और सभी प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और अब सबके सब प्लान करने लगते हैं कि वो इस गेम में क्या क्या करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ यूकी और चोजो वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी वहाँ मास्टर टेंगन एक अजीब सी जगह से एक स्क्वायर जैसी चीज बाहर निकालते हैं। और वो बोलता है ये लो, ये है प्रिजन रैम का बैग। ये सुन के वहाँ पर सबके सब काफी चौंक जाते हैं। और वो बोलते हैं बैग, क्या हम इससे मास्टर गोजो को बाहर निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर टेंगन बोलते हैं नहीं, इसे खोलने के लिए तुम्हें इसका अगला हिस्सा भी चाहिए होगा जो कि केंजाकू के पास है। और अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तब तुम्हें इसके लिए इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन भी चाहिए होगा, जो कि कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकता है। ये सुन के वहाँ सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोजो ने उन दोनों चीज को एक साथ तबाह कर दिया है। और वहाँ यूजी और मकुमी दोनों के दोनों गोजो पे गुस्सा करने लगते हैं। और जो कि वहाँ पीछे मुड़ के बोलती है तो इसका एक और रास्ता तो होना चाहिए। टेंगन बोलता है हाँ, सभी प्लेयर्स में एक ऐसा प्लेयर भी है जो कि हजारों साल पुरानी है, और वो अपने आप को एंजल बोलता है। उसके पास ऐसी टेक्निक है कि वो किसी को भी अपने कर्स टेक्निक से खत्म कर सकती है। तभी हम वहाँ एक एंजल देखते हैं, इसका नाम है हना करुसु। और वहाँ सब बोल रहे थे क्या वो सच में कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश कर सकती है, आखिर वो कहाँ पर है। तो तेंगन बताते हैं कि टोक्यो के एक साइड कॉलोनी है, वहीं पर है वो। और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बाकी बैरियर की वजह से मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि पूरे जापान में 10 कॉलोनी है जो कि इस एक बैरियर से कनेक्टेड है, और इसी के थ्रू ह्यूमन को अंदर भेजा जा रहा है। तो फिर वहाँ पर मकुमी बोलता है तो फिर ये रिचुअल पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो तेंगन बोलता है ये डिपेंड करता है कि रिचुअल की नीड कब तक पूरे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इतना आइडिया दे सकता हूँ कि ये सब कंप्लीट होने में 2 महीने लग सकते हैं। और अब हमें एक एक करके दोबारा से सभी टूल्स दिखाए जाते हैं। वो लोग बात कर रहे थे पहले नियम की, किसी भी बंदे को अवेकनिंग मिलेगी तो उसे 90 डेज के अंदर गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। वहाँ माकी बोलती है अभी नवंबर 9 का सुबह के 9 बज रहे हैं, तो इसका मतलब सभी लोगों को 31 अक्टूबर मिडनाइट को पार्टिसिपेट करना होगा। इसका मतलब सुकीमी के पास 10 डेज और 15 आवर्स ही बचे हुए हैं अपने पार्टिसिपेट को डिक्लेयर करने के लिए। और वहाँ दूसरा नियम था कि कोई भी प्लेयर जो इस रूल को ब्रेक करता है उसके अंदर से कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा। वहाँ पर हम एक बात देखते हैं, वहाँ पर सुको बोल रही थी कि अगर किसी के अंदर से कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाए तो शायद उसका ब्रेन ये सह ना पाए। और तभी प्रेजेंट में माकी बोल रही थी, सुको बिल्कुल ठीक बोलती थी। इसका मतलब जिन भी सॉर्सरर के पास कर्स टेक्निक नहीं है उनको इस चीज का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आखिर पांडा का क्या, उसके पास भी तो कोई ब्रेन नहीं है। और तीसरा नियम है जो नॉन प्लेयर है, जिस मोमेंट से वो कॉलोनी के अंदर एंटर करेंगे उसी मोमेंट से वो एक गेम के प्लेयर बन जाएंगे। वहाँ यूजी बोलता है तो आखिर उसका क्या होगा जो कि पहले से इस कॉलोनी के अंदर है। तो मास्टर टेंगन बोलते हैं उनको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा बाहर जाने का, लेकिन वो गलती से भी एक बार अंदर आ जाते हैं।
तब उनके पास कोई भी चारा नहीं रहेगा। शुरू से उनको बोल दिया जाएगा कि अगर वो इस गेम में पार्टिसिपेट करें तो वो अपनी मर्जी से करें, और ये सब कलिंग गेम के नियम की वजह से है। अगर वो लोग अपनी मर्जी से नहीं आते हैं तब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और चौथा पॉइंट है, प्लेयर को दूसरे प्लेयर को मार के पॉइंट स्कोर करने होंगे। और पांचवा नियम है, जो भी पॉइंट होंगे वो डिटरमाइन किया जाएगा गेम मास्टर के द्वारा, लेकिन नॉर्मल इंसान का 1 पॉइंट और सॉर्सरर के पूरे 5 पॉइंट। ये सुन के पहले यूजी और मकुमी को गुस्सा आता है और वहाँ मकुमी बोलता है, आखिर गेम मास्टर कौन है? मास्टर टेंगन बोलते हैं, हर एक प्लेयर को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसका नाम कोकाने है। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं सोचना, तुम बस गेम को एक प्रोग्राम की तरह देखो। वहाँ यूजी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। और छठा नियम है कि किसी भी प्लेयर को 100 पॉइंट मिल जाते हैं तब वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट कर सकता है और गेम के अंदर कोई भी एक नया रूल ऐड कर सकता है, लेकिन वो इसके अंदर अपने खुद के लाइफ पॉइंट ऐड नहीं कर सकता। ये सुन के वहाँ पर सबको अजीब लगता है कि वो लोग किसी भी रूल को हटा नहीं सकते यहाँ से। और 7वां रूल है कि प्रीवियस रूल के हिसाब से गेम मास्टर को नए रूल को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन वो रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे रूल को ब्रेक करता हो। और वहाँ पर 8वां और लास्ट रूल है कि अगर किसी भी प्लेयर का स्कोर 90 डेज तक सेम रहता है तब उसका कर्ज रिमूव कर दिया जाएगा। और ये सब खत्म होने के बाद वहाँ माकी बोलती है, चलो ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब हमें मिल चुकी है, तो अब हम सबको अपना रोल प्ले करना है। और तभी हम वहाँ पर यूकी और जोजो को देखते हैं, वो दोनों वहाँ रुकने के लिए तैयार थे। वहाँ माकी बोलती है, मैं जेनिन क्लेन में जाती हूँ और वहाँ से जो भी कर्ज टूल हो सके मैं वो ले आती हूँ। वैसे गोजो सातोरू के जाने के बाद वेयर हाउस को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया है, लेकिन अब मगोमी जो जेनिन क्लेन का लीडर है, ये सुन के यूजी को अजीब लगता है। वहाँ माकी बोलती है, मैं इस बात को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब मगोमी जो कि अब हमारा लीडर है, उसकी वजह से हम अपने सभी टूल को सर्च कर पाएंगे। और अब माकी वहाँ पर सबको अपना अपना रोल बता देती है। और वहाँ यूटा बोलता है, मैं नियर बाय किसी भी कॉलोनी में जाना अवॉइड करूंगा ताकि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने ना आए, क्योंकि हो सकता है कि बैरियर के अंदर हम एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए। तभी यूटा को यूजी की बात याद आती है। उसने बोला था कि वो कभी सकुना में बदल जाए तब मुझे वहीं पे खत्म कर दिया जाए। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग अलग जाएंगे। और वहीं मगुमी माकी से बात कर रहा था, जैसे प्लान था तुम सकिंजी के पास जाओ। केंजी हकारी एक 3rd ईयर का स्टूडेंट था जिसे सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी वहाँ माकी से पूछता है, क्या वो टफ है? माकी बोलती है, हाँ हो सकता है, वो मूडी टाइप का लड़का है। और वहाँ यूटा बोलता है, हाँ कह सकते हैं कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब वहाँ पर एक एक करके सब दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं। और वहीं पीछे टेंगन के साथ जोजो और यूकी रुके हुए थे। वहाँ यूजी पीछे मुड़ के बोलता है, थैंक्स तुम्हारा। और वहाँ जोजो हंसते हुए बोलता है, लेकिन तुम मरना नहीं। और अब वहाँ से वो सब चले जाते हैं। और वहीं हम जोजो को देखते हैं जो कि रो रहा था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पे लोग बोर हो रहे थे और वहाँ पर एक टाकावा नाम के कॉमेडियन होता है, वो वहाँ कॉमेडी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वहाँ सबके सब बोर हो रहे थे। और तभी वहाँ पर टाकावा बैठा होता है, वो किसी को भी हंसा नहीं पा रहा था। इस वजह से उसे अपने काम के लिए बहुत बुरा भला सुनना पड़ रहा था। और अब हमें तकाबा के बारे में बताया जाता है कि वो भी एक कालिंग गेम का प्लेयर है, फुमिहिको तकाबा। में हम माकी को देखती हैं जो कि अपने घर आई हुई है। वहाँ पर नाया उसे देख के उसका मजाक उड़ा रहा था। वहाँ पर वो बोल रहा था, तो अब तुम क्या हो, ओकोसु और मगुमी की लैब डॉग? माकी उसे इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वो एक गुफा में जा रही थी, तभी उसे देख के एक लेडी बोलती है, माकी तुम्हें पता नहीं है हम लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन माकी वहाँ पर अपनी चाबी को घुमाते हुए बोल रही, लेकिन मुझे यहाँ पर हेड ऑफ दी जेनिन क्लेन ने जाने को बोला है। तभी हम एक पास का सीन देखते हैं। वहाँ पर मगुमी और माकी आमने सामने होते हैं। माकी वहाँ बोल रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं है अब तुम जेनिन फैमिली का हेड हो? मगुमी को ये सारी चीजें मंजूर नहीं थी, वो उस क्लैन का हेड होने के लिए राजी भी नहीं था। और माकी उसे मनाते हुए बोलती है, तुम्हारे जेनिन क्लैन का हेड होना हमारे लिए काफी ज्यादा फायदा दे सकता है। और वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद मगुमी वहाँ मान जाता है। और वहाँ पर प्रेजेंट में वो लेडी चिल्लाते हुए बोल रही थी, मैंने बोला तुम वहाँ से वापस आ जाओ, क्यों तुम ऐसी हो? तुम सिर्फ एक बार के लिए मुझे अच्छा फील होने दो माकी कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। माकी वहाँ पर उन्हें इग्नोर करके अंदर चले जाती हैं। और वहाँ पर वो जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती है, वहाँ पर उसके फादर बैठे होते हैं। वो माकी से बोल रहे थे, यहाँ पर कोई भी कर्स टूल नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पर हम उसके पीछे माई को देखते हैं। वहाँ पर उसकी हालत काफी खराब है।
उसे देख के माकी चिल्लाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम जिंसी और नाया को बात करते हुए देखते हैं। नाया वहाँ बोल रहा था तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जिंसी बोलता है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मकुमी एक बेटर चॉइस था। और अब तुम्हें नोटिस के बारे में पता होगा, गोजो सातोरो से सील से बाहर नहीं निकाला जा सकता और सिर्फ मोकुमी ही था जिसके साथ उसके रिलेशन अच्छे थे। इस वजह से हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। हमें मगुमी, माकी और माई को तीनों को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। ये सुन के नाया हंसते हुए बोलता है अपने ही बेटे को मारना, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है ये लोग मान जाएंगे? और वहाँ पर जिंजी बोलता है ये सब उसी का आइडिया था। और अब हम उसे देखते हैं वो अपना सीक्रेट आर्ट को यूज करता है और वहाँ दूसरी तरफ माकी अपना हथियार निकालती है। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अटैक करते हुए ओगी बोल रहे थे तुम्हें पता है इस क्लैन का लीडर मेरे बड़े भाई क्यों है? माकी भी वहाँ अपने हमले को रेडी करते हुए बोल रही थी जो कि अपने ही बच्चों को मारते हैं। और वहाँ पर अब दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ ओगी के अटैक काफी तेज था। ये देख के माकी काफी हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ ओगी माकी के तलवार पे एक जोर का अटैक कर देता है और इस वजह से उसकी तलवार पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन तलवार नीचे गिरने से पहले ही ओगी अपने तलवार को संभालता है और वो टूटी हुई तलवार से ही माकी को हिट कर देता है। वहाँ पर इस वजह से माकी की हालत काफी खराब हो जाती है और वहाँ माकी नीचे गिर जाती है। वहाँ ओगी बोल रहे थे मैं इस क्लैन का हेड नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल वर्थलेस हैं। और अब हम अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगी अपने दोनों बच्चों को लेके आगे जा रहे थे। वहाँ माकी और मे दोनों की हालत काफी खराब थी और वहाँ पर ओगी थोड़ी ही देर में उन दोनों को लाके एक बड़े से कमरे में फेंक देते हैं और वो बोलते हैं ये रूम ट्रेनिंग के लिए है। इसके अंदर काफी सारी कर्स स्पिरिट है जो कि ग्रेड 2 से भी ऊपर है। अभी के लिए वो सबके सब मेरे डर से पीछे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा तब वो सबके सब तुम्हें मार के खा जाएंगे। बाकी तुम्हारी पावर बाकी लोगों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ से वो जाने लगते हैं और जाते हुए वो बोल रहे थे तुम लोग मेरे जीवन में एक दाग की तरह थे। और उनके जाते ही वहाँ आवाजें आने लगती हैं और वहाँ पर माई माकी को अपने गोद में लेती है और उसकी बॉडी को पकड़ के बोल रही थी मुझे पता था तुम काफी टफ हो, इतना सब होने के बावजूद भी तुम अभी ठीक हो। मुझे पता था कभी न कभी ऐसा दिन जरूर आएगा और देखो ये आज का दिन आ चुका है। और वहाँ पर वो अपने मुंह को उसके पास लाती है और वहाँ पर हम एक ड्रीम सीक्वेंस देखते हैं। वहाँ पर माँ की एक पीठ के अंदर सोई हुई है और वो अचानक से जाग जाती है और जागते ही वो अपने बगल में माई को देखती है। माई उससे बोलती है तुम अब तक तो समझ ही गई होगी कि आखिर मेरी कर्स टेक्निक क्या है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, मुझे भी काफी चोट लगी है, जब मैं ये कर लूंगी तब मैं मर जाऊंगी। और अब वो माकी से दूर जाने लगती है पानी के अंदर और वो जाते हुए गुड बाय बोल रही थी। माकी वहाँ पर उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो बोलती है मुझे ये काफी समय से पता था कि हम लोग ट्विंस हैं, हम ट्विंस पे ये सब अप्लाई नहीं होता। आफ्टर ऑल कर्स टेक्निक हम दोनों को एक ही जैसा मानता है, हम दोनों एक ही हैं और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम माँ की कब तक डेवलप नहीं हो सकती। ये सुन के माँ की उसकी तरफ भागने लगती है। वहाँ पर माई भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन माँ की उसका हाथ पकड़ती तब तक वो गायब हो चुकी थी। और वहाँ पर अब हम उसके हाथ में एक फ्लावर देखते हैं और अब हम प्रेजेंट में हम देखते हैं कि माकी के हाथ में एक तलवार होती है। माकी वहाँ पर अपनी बहन से लिपट के रो रही थी और वो बोल रही थी तुम मुड़ जाओ। और अब हम देखते हैं कि माकी और माई के आसपास बहुत सारे कर्स स्पिरिट आ चुके हैं। तभी ओगी वहाँ पीछे की तरफ देखता है और वो बोलता है अचानक से वहाँ सभी के सभी कर्स स्पिरिट गायब कैसे हो गए। और जब वो अंदर जाके देखता है वहाँ पर माई माकी की बॉडी को ठीक कर रही थी और वहाँ पर वो माकी को इस हालत में देख के सोच रहा होता है मेरी बॉडी को ये बात अभी भी याद है, मैं ये बात बार बार भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये डर। और तभी हम माकी को देखते हैं, उसकी बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, वो वहाँ पर बिल्कुल तोजी जैसे दिखाई दे रही थी। और वहाँ पर ओगी अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है और वो चिल्लाते हुए माकी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो बोल रहा था मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो ये चीज बोलता है उससे पहले ही
वहाँ माकी उसका सर काट देती है और वो माई की बात याद कर रही होती है। और वहाँ ओगी के मरते ही पूरे के पूरे जैन क्लेन में शोर मच जाता है। वहाँ जिनसी और नाया भी समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ है। और वहाँ पर जेंटा नाम का एक लड़का आता है और वो डरते हुए बोलता है, माकी पागल हो चुकी है, उसने मास्टर ओगी को मार डाला और अब कुकारो यूनिट उसके लिए आ चुका है। और वहाँ पर जिनसी ओगी के बात सुन के काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वहाँ नाया सोच रहा था कि क्या उसने मार डाला। और अब नोबुयाकी वो सबको ऑर्डर दे देता है कि वो सबके सब जाके माकी को ले आए। और वो बोलता है, मैं उसे मारूंगा नहीं बल्कि मैं उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और अब वहाँ पर थोड़ी देर बाद वो सबके सब माकी को हॉल में ढूंढ लेते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वहाँ माकी उन सबको देख के हंस रही थी और वो बस एक ही चीज सोच रही थी, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। वहाँ पर अब सबके सब एक साथ मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन काफी आसानी से माकी सबको मारे जा रही थी। और वहाँ पर ऐसे ही कर करके माकी वहाँ सबको मार डालती है। तभी उसे कुछ फील होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ आके उसे क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन माकी उसे डॉज कर लेती है। और अब हम हेयर ग्रुप के सभी मेंबर्स को देखते हैं। वहाँ पर वो सब मिलके माकी के ऊपर अटैक कर रहे थे। माकी उनके अटैक को अच्छे से डॉज कर रहे थे और वो उनके पास जाके उनके गले को पकड़ के उनके अंदर से वोकल कॉर्ड को बाहर निकाल देती हैं। और तभी अचानक से उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो वहाँ बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। और वहाँ पर रेंटा अपना पैरालिसिस टेक्निक उसके ऊपर कर रहा था और वो मास्टर जिनसी को चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर आप चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। जिनसी वहाँ माकी की तरफ बढ़ ही रहा था और तभी रेंटा को कुछ महसूस होता है और वहीं माकी हंस रही थी। वहाँ वो फील कर पा रहा था कि माकी उसके पीछे है। वो माकी को पैरालाइज नहीं कर पा रहा बल्कि माकी ही उसे पैरालाइज कर रही है। वहाँ पर माकी उसके अटैक को काफी आसानी से तोड़ देती है और अब रेंटा की हालत काफी खराब हो जाती है। वहाँ उसकी आंखों से खून बह रहा था और हम जिनसी को देखते हैं जो कि अपने पंचिस से माकी के ऊपर हमला कर रहा था। उसकी कर्ष टेक्निक से आसमान से बहुत बड़े बड़े पंचेस माकी के ऊपर गिर रहे थे और अब वहाँ पर चारों तरफ सब कुछ तबाह हो जाता है। ये देख के रेंटा को लग रहा था कि मास्टर जिनसी ने कर दिखाया, लेकिन अब हम देखते हैं कि वहाँ पर माकी ने जिनसी का सर धड़ से अलग कर दिया है। ये देख के तो रेंटा की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वहाँ माकी बाहर जाते हुए जिनसी के सर को एक पॉन्ड में फेंक देती है। और तभी पीछे से नाया आता है और वो बोलता है, तुम कितनी ज्यादा क्रूरल हो गई हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई हार्ट नहीं है? और वहाँ पर माकी बोलती है, नहीं है मेरे पास, वो मेरा हार्ट ले गई है। हम एक पास्ट सीक्वेंस देखते हैं। वहाँ पर हम छोटे नाया का देखते हैं। वहाँ पर वो सबसे ज्यादा खुश था, हर कोई उसकी पावर की तारीफ कर रहा था। सब बोल रहे थे कि वही जैनिन क्लेन का अगला वारिस होगा। और तभी वहाँ पर वो अपने क्लैन के एक बंदे के बारे में सोचने लगता है। सब बोल रहे थे वो हमारे इस क्लैन से तो है, लेकिन उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। और वहाँ पर वो अपने मन में उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो सोच रहा था उसे कितना ज्यादा बुरा लगता होगा और वो कैसा दिखता होगा। और तभी उसके सामने तोजी जैनिन आ गया था। तोजी को देख के वो काफी घबरा जाता है। और अब सीन सीधा प्रेजेंट में आता है। वहाँ पर माकी और नाया की फाइट हो रही होती है और वहाँ पर नाया लगातार माकी को मार ही जा रहा था। माकी किसी प्रकार उसके अटैक से डॉज कर रही थी। तभी वहाँ पर नाया माकी का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोर का किक मार के उसे बहुत सारे पत्थरों से फेंक देता है। माकी अभी जमीन पे भी नहीं गिरी थी, तब भी वो उसके पास जाके और भी ज्यादा किक और पंचेस मारे जा रहा था। मारते हुए वो बोल रहा था, तुम तोजी नहीं हो सकते। गोजो सातरो को छोड़ के कोई भी तोजी को समझ नहीं सकता। और वहाँ पर वो माकी को हवा में ही इधर उधर कर करके मार रहा था। वहाँ पर वो सोच रहा था कि वो तुम नहीं होगी जो कि गोजो सातरो के साथ खड़ा रहेगा, वो मैं रहूंगा। तभी वहाँ हमें माकी दिखाई जाती है। वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सोच रही थी अगर ऐसा ही चलता रहा तब मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगी। और वही नाया उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था और वो सोच रहा था जब मैं जोजो से लड़ रहा था वैसी मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करने वाला। और वहीं हम माकी को देखते हैं जो कि माकी वहाँ अटैक करने वाली ही होती है। तभी वहाँ नाया माकी के पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। वहाँ नाया अपनी पूरी स्पीड से माकी की तरफ बढ़ रहा था उसे मारने के लिए। उसे लग रहा था कि माकी वहाँ फ्रीज हो गई, लेकिन वो जैसे ही माकी को मारने
बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है। माकी पीछे घूमती है और उसे एक चोट का पंच मार के उसे नीचे गिरा देती है। इस पंच में इतनी ताकत थी कि नाओया की आधी बॉडी जमीन के अंदर घुस गई थी। और वहाँ माकी बोलती है, सॉरी लेकिन तुम क्या बोल रहे थे, अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करना। और अब थोड़ा सीन शिफ्ट होता है, माकी अपने घर में आ जाती है और अपनी माँ को देख के बोल रही थी, मदर एक बार मेरी बात सुनो, जब मैं वहाँ जा रही थी तब तुम मुझे वापस आने को क्यों बोल रही थी। लेकिन उसकी माँ उसे देख के डर रही थी और वहाँ से भाग रही थी। डरते हुए वो बोल रही थी, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं रुक जाओ तुम। और अब सीन शिफ्ट होता है, कुछ खून के छींटे बाहर पड़ते हैं, चारों तरफ लाशें बिछी हुई है और खून फैला हुआ है। और अब हम वहाँ नाओया को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। वो वहाँ पर हंसते हुए बोल रहा था, वो मुझे आखिर तक खत्म भी नहीं कर पाई। तभी उसकी तरफ भागता हुआ कोई आ रहा होता है और वहाँ पर माकी के माँ के हाथ में चाकू होता है और वहाँ उसके गले से खून बह रहा था। नाओया उन्हें आता देख काफी डर जाता है और माकी के माँ उसके पास आके वो चाकू उसके अंदर घुसेड़ देती हैं। और वो सोच रही थी, मुझे काफी गर्व फील होता है कि मैंने तुम दोनों ट्विंस को जन्म दिया। और अब अगले सीन में माकी माई की बॉडी को लेके वहाँ से उतर रही होती है और वहीं नीचे हम मोमो मिसिया को देखते हैं। उसे लग रहा था कि वहाँ सीढ़ी पे से माई आ रही है, लेकिन जब वो माकी के कंधे पे माई को देखती है उसे देख के वो काफी इमोशनल हो जाती है और वहाँ रोने लगती है। और अब वहाँ पर माकी माई की बॉडी को मोमो के हवाले छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। और अब हमें बताया जाता है कि जैनिन क्लैन में जो भी बंदे थे वो सबके सब मारे जा चुके हैं। इस वजह से गोजो क्लैन के लोग और कामो क्लैन के लोग उन्हें अपने 3 वीक फैमिली के पोजीशन से हटाने का डिसाइड करती हैं। लेकिन जुजुत्सु हाई ने अभी भी ये फैसला होल्ड करके रखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपको आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।